इमेजिन आपके डीमैट अकाउंट के शेयर्स किसी और ने सीक्रेटली सेल कर दिए और आपको पता भी नहीं चला। यही हुआ था इंडिया के बिगेस्ट ब्रोकर स्कैम्स में से एक, कार्वी स्कैम में। हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्वी, जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था, इसके बारे में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था इन द ईयर ऑफ 2019। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सो थोड़ा सा अगर कार्वी के बारे में आप देखोगे तो कार्वी वॉज अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, ठीक है, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म, फाउंडेड बाय पार्थ सारथी सी पार्थ सारथी इसके फाउंडर थे। एंड इट सर्व्ड मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स विद ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। बट 2019 में एक मैसिव सिक्योरिटीज मिस यूज का स्कैंडल सामने आया, ठीक है, जो कि कार्वी में हुआ था। इनके प्रमोटर्स, इनके एम्प्लॉयज़ सारे मिले हुए थे, सबकी मिली भगत में ये काम हुआ, ठीक है। तो कैसे फ्रॉड को एग्जीक्यूट करा गया और किस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, उनके डीमैट अकाउंट भी सेफ नहीं है। आप समझो जैसे बैंक्स में फ्रॉड होता है, ठीक है, बैंकों में स्कैम्स होता है। आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे कि धीरे धीरे करके एक बैंक का एम्प्लॉई सारे अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे गायब करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो डीमैट अकाउंट वो भी सेफ नहीं है। आज की इस वीडियो में ये आप देख लोगे, ठीक है, तो एंड तक देखना एंड आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा समझना कि स्कैम था क्या पूरा का पूरा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इट वाज ऑल अबाउट इलीगल प्लेजिंग, ठीक है। हो क्या रहा था कि कार्वी में इलीगली जो क्लाइंट के शेयर थे, जो क्लाइंट के शेयर्स थे, उनको प्लेज कर के वहाँ से लोन रेज कर रहा था एनबीएफसीज और बैंकों से, ठीक है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, ठीक है, और आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनीज के, ठीक है, कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उनकी जो वैल्यू है उसको आप प्लेज कर सकते हो। शेयर्स को बेसिकली आप गिरवी रख सकते हो और वहाँ से पैसे एज अ लोन बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो कार्वी क्या कर रहा था कि जितने भी इसके अकाउंट होल्डर थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनके डीमैट अकाउंट से शेयर्स को गायब करके एक पूल अकाउंट बनाया था इसने। पूल अकाउंट जो कि टोटली कंट्रोल्ड बाय कार्वी। ये जो पूल अकाउंट था, दिस पूल अकाउंट वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय कार्वी टॉप मैनेजमेंट्स, ठीक है। तो सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट से इस पूल अकाउंट में आ रहे थे और यहाँ से वो शेयर्स प्लेज किए जा रहे थे आगे एनबीएफसीज या फिर बैंक्स को इन ऑर्डर टू बोरो मनी, ठीक है। तो सबसे अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं ऊपर ऊपर से, तो यही था मेन फ्रॉड, यही था। अब इसका एग्जीक्यूशन और सारी चीज़ें क्या थी वो देखने वाली बात है। नाउ अकाउंट मैनिपुलेशन हो ही रहा था, मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट के सिक्योरिटीज़ जो थे, शेयर्स जो थे, बेसिकली वो सिस्टमेटिकली ट्रांसफर्ड किए जा रहे थे फ्रॉम देयर डीमैट अकाउंट्स टू कार्वी कंट्रोल्ड पूल अकाउंट, बिना उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को पता चले हुए, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के। कोलेटरल मिसयूज, उसी सिक्योरिटीज को मिसयूज किया जा रहा था किस काम के लिए? बोरोड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स विद फंड्स डाइवर्टेड टू ग्रुप एंटिटीज एंड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो पैसे लोन लिए जा रहे थे और उसको रिलेटेड पार्टीज को शेयर किया जा रहा था या फिर ग्रुप एंटिटीज में ट्रांसफर किए जा रहे थे वो सारे पैसे। तो बेसिकली दिस वाज द स्कैम। नाउ अगर आप इसका स्केल देखोगे कि हाउ बिग इट वाज, तो जो स्कैम था वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, ठीक है। 2000 प्लस करोड़ सिक्योरिटीज वॉज मिस यूज एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के जो अकाउंट्स थे वो अफेक्ट हुए थे इस पूरे स्कैम में, ठीक है। मल्टीपल लेंडर्स इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग लार्ज बैंक्स, एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक्सपोज्ड टू सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क। बाद में धीरे धीरे सब सामने आया। नाउ द important slide, very important slide is how the fraud worked, ठीक है। तो बेसिकली कुछ 4 स्टेप्स थे जिन को मिला करके अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट सिस्टमेटिकली करा गया था इस पूरे के पूरे स्कैंडल को।
तो सबसे पहला पूलिंग क्लाइंट शेयर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप एक अपना किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो देखो एक तो आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। दिस इज फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि डीमैट क्या होता है, एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको आई नो पता होगा। बट वो लोग जो बिल्कुल नए हैं चैनल पे, उनके लिए एक बार मैं बता दूं, एक तो हो गया आपका सेविंग अकाउंट जो आप बैंक्स के साथ ओपन करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हो बचा कुचा के। दूसरा हो गया आपका एक डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। अब इसको आप ओपन करते हो ब्रोकर्स के साथ, ठीक है। अब ये ब्रोकर बैंक भी हो सकता है, बैंक कुड ऑल्सो बी अ ब्रोकर, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें एच डी एफ सी बैंक की, तो एक तो है एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक जो अपना कोर बैंकिंग कर रहा है, ठीक है। बट इसी का एक वर्टिकल है एच डी एफ सी, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज। अब एच डी एफ सी सिक्योरिटीज क्या करता है? एच डी एफ सी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज का काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रोकर। आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो एंड वहाँ से आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो दो तरीके का अकाउंट हो गया। कार्वी वॉज ऑल्सो अ ब्रोकर, कार्वी भी एक ब्रोकर था, एंड यहाँ पे लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा था। तो अब कार्वी ने क्या किया कि पूलिंग क्लाइंट शेयर्स वर मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स टू अ सेंट्रलाइज्ड पूल अकाउंट फुली कंट्रोल्ड बाय कार्वी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये काम कर दिया इसने, ठीक है, कि आपने अकाउंट खोला, आपके डीमैट अकाउंट में आपने सपोज रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद लिए। अब आपको बिना पता चले हुए कार्वी क्या करेगा, वो सारे रिलायंस के शेयर्स को अपने पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ पहला। दूसरा अनऑथराइज्ड प्लेजिंग। अब ये काम कर लिया इन्होंने, इनके पास पूल अकाउंट में सारे शेयर्स आ गए अलग अलग इन्वेस्टर्स के, ठीक है, उनके डीमैट से इनके कार्वी के पूल अकाउंट में आ गए। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या करा, अनऑथराइज्ड प्लेजिंग, ठीक है। शेयर्स इन द पूल अकाउंट वर प्लेज्ड टू लेंडर्स एज कोलैटरल विदाउट ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट क्लाइंट परमिशन और प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो सारे शेयर्स थे इसको प्लेज कर दिया, प्लेज कर दिया, या फिर अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको तो गिरवी रख दिया, ठीक है, और पैसे उठा लिए। और ये सारा काम हुआ बिना क्लाइंट के परमिशन के, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। नाउ स्टेप नंबर थर्ड, लोन डिसबर्समेंट। लोन्स वर अप्रूव्ड एंड डिसबर्स्ड बाय लेंडर्स बेस्ड ऑन द प्लेज्ड सिक्योरिटीज विद फंड्स क्रेडिटेड टू कार्वी अकाउंट्स, ठीक है। अब बैंक या फिर एनबीएफसी जहाँ से भी इसने लिया हो लोन, वो भी महान था भाई, उसको तो मिल गए सिक्योरिटीज, शेयर्स एज कोलेटरल, ठीक है। और कार्वी उसने लोन अप्रूव कर दिया, डिसबर्स कर दिया सीधा कार्वी के अकाउंट में। अब चौथा स्टेप जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंड डाइवर्जन, क्योंकि इसी के लिए तो सारा काम किया जा रहा था। कार्वी को थोड़ी ना बड़ा बनाना था, बड़े तो प्रमोटर्स को बनना था। So illegally obtained funds were systematically diverted to group entities, related parties and to cover operational shortfalls, ठीक है जी। ये सारा का सारा कहानी जो है वो 2019 में हो रहा था कार्वी जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म में। तो आप समझ लो कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, डीएचएफएल के बारे में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग लेंडर, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी बेसिकली। वो लोन्स प्रोवाइड करती थी ऐसे लोगों को जो मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे या फिर लोअर इनकम ग्रेड लोग थे, जिनको घर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, उनको वो फंडिंग करता था। एंड वेरी पॉपुलर, वेरी नोन। बट कितना बड़ा स्कैम वहाँ पे, कितना बड़ा स्कैम वहाँ पे चल रहा था कि वो लोग फेक लोन डिसबर्स कर रहे थे, ठीक है, फेक लोन डिसबर्स किए जा रहे थे और उस लोन के पैसे को वो मूव कर रहे थे, फेक लोन अकाउंट बना बना के प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन्स हो रही थी वहाँ पे। तो इसी तरीके से ये दूसरा स्कैंडल आपके सामने है, ठीक है। नाउ रेगुलेटरी एक्शन। अब हुआ क्या क्या, जब बात सामने आई, ठीक है, मामला सबको पता चला, सेबी ने बोला भाई ये तो गलत हो रहा है। सेबी
इंटरवेंशन किया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैंड कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग फ्रॉम टेकिंग न्यू क्लाइंट्स एंड कंडक्टिंग ट्रेडिंग ऑपरेशंस। सेबी ने बोला भाई एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध, दुकान पे ताला लगा और अपने घर जा, शांति से बैठ अभी के लिए, ठीक है। तेरे को कोई धंधा करने की जरूरत नहीं है अब, तेरे को कोई नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करने की जरूरत नहीं है अब, और करते हुए अगर दिख गए तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ऐसा सेबी ने बोल दिया। और क्या करा, अकाउंट फ्रीजिंग, जितने भी डिपॉजिटरीज होते हैं, ठीक है, CDSL मैं बता देता हूँ आपको, CDSL, NSDL, ये सारे डिपॉजिटरी होते हैं, ठीक है, ये सारे डिपॉजिटरी होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अकाउंट फ्रोज करना चालू कर दिया सर्टेन अकाउंट्स एंड इनिशिएटेड फॉरेंसिक ऑडिट टू ट्रेस अनऑथराइज्ड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जो मैं बता रहा था ना आपको, हमने अभी डिस्कस करा था कि इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट से किस तरीके से कार्बी के पूल डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स को ट्रांसफर करा गया था, तो उसी के लिए जो डिपॉजिटरीज थे उन्होंने एक बहुत सारे अकाउंट जिनमें ये सारी कहानियां हुई थी उनको फ्रोज कर दिया और एक फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया, ठीक है। मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें रेगुलेटर्स, लेंडर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सभी ने कोऑर्डिनेटेड वे में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करा पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनली हुआ ये कि जो क्रिमिनल चार्जेस लगे अगेंस्ट कार्बी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज जो भी इन्वॉल्व थे इस सिक्योरिटीज मिसयूज में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था मामला, मतलब एट द एंड उसको ही ब्रिंग्स टू द जस्टिस, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे दे ब्रिंग्स टू द जस्टिस, उनको सजा मिली। बट बात ये है कि कैसे स्कैम को अंजाम दिया गया, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, ये सारी बातें अभी तक थी कि हुआ क्या था, अब इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आया। इन्वेस्टर ने सबसे पहले तो लॉस ऑफ एक्सेस, उनको अपने शेयर्स का एक्सेस ही नहीं था भाई। मेरे पास रिलायंस के 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। मुझे आज कुछ फंड्स की ज़रूरत है, आई नीड $50,000। अब मुझे बेचने हैं अपने इसमें से कुछ शेयर्स सो दैट आई कैन रियलाइज दिस मनी, बट हो क्या रहा है कि मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने सिक्योरिटीज़ का। तो एक तो ये हुआ, दूसरा इरोडेड कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्कैंडल ने पूरा रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था ना वो तोड़ के रख दिया था भाई, ठीक है। कि अगर एक आदमी जाए तो जाए कहाँ, अकाउंट खोले तो खोले किसके साथ, ठीक है। हर जगह चोर भरे पड़े थे, ऐसा लगने लगा था सबको, ऐसा था नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। एक अगर गंदा हो गया तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग वही हैं, बट लोग तो ऑब्वियसली यही सोचेंगे ना, क्योंकि डर जाते हैं लोग बहुत जल्दी, करेक्ट। तो ये था। दूसरा, सिस्टमैटिक रिस्क एक्सपोजर, द इंसिडेंट हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ वीक brokerage governance and the potential of for fraud to create systematic market instability, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। नाउ लेसन्स क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला लेसन है कि एसेट सेग्रीगेशन वेरिफिकेशन, मतलब ऑलवेज वेरीफाई इफ योर ब्रोकर मेंटेन्स प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट एसेट्स एंड यूजेस सेपरेट क्लाइंट अकाउंट फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज। ऐसा नहीं है कि वो अपने पूल अकाउंट बना करके और उसमें सारे के सारे सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, करेक्ट। दूसरा लेसन, रेगुलर अकाउंट मॉनिटरिंग, मॉनिटर योर डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट मंथली, चेक फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस एंड इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, तुरंत रिपोर्ट करो, ठीक है। तीसरा, अवॉइड पूल अकाउंट्स, नेवर लीव आइडल सिक्योरिटीज इन ब्रोकर पूल अकाउंट, ट्रांसफर देम टू योर ओन डीमैट अकाउंट प्रॉम्प्टली आफ्टर ट्रांजेक्शन। जैसे ट्रांजेक्शन हो मेक श्योर, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा बाय, ठीक है, देन यू मेक श्योर कि जो टैट है उसके अंदर वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, ना कि कोई पूल अकाउंट में, करेक्ट। रिव्यू ऑथराइजेशन, केयरफुली रिव्यू ऑल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग, अंडरस्टैंड व्हाट परमिशन यू आर ग्रांटिंग रिगार्डिंग प्लेज एंड लीन,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जब भी आप एक डीमैट अकाउंट खोलोगे ना, तो आपके पास एक ऐसा डिस्क्लेमर वाला पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है, कि ब्रोकर आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो ये वाले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसमें एक पॉइंट होता है प्लेजिंग का, प्लेजिंग, ठीक है, तो ये वाला टर्म्स भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नाउ लेसन्स फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम, इनहैंस्ड ब्रोकर सुपरविजन। भाई देखो, ऑल्दो सेबी वॉज डूइंग हिज जॉब, बट स्टिल सेबी को थोड़ा सा और कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि भाई जितने भी ब्रोकर्स हैं क्या उनका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट कर देना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्वेंटली ऑडिट करानी चाहिए सारे ब्रोकर्स की कि भाई वहाँ पे काम सारे सही से चल भी रहे हैं या नहीं, कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है या मिसयूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ तो नहीं हो रहा है, और अगर कुछ मिलता है तो हैवी पेनल्टी फ्रेमवर्क होना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, कौन सा स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम है जो आपको देखना है, या उसका केस स्टडी आपको चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।